नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से है। जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। दिल्ली में बीजेपी कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बैठक के बारे में विस्तार से जानकारी दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि G20 के विभिन्न विषयों को लेकर चर्चा हुई। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने अंत्योदय योजना समेत कई मुद्दों पर अहम जानकारियां दी। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की ओर से कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी हिस्सा लिया था। पार्टी कार्यकारिणी की बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस वार्ता कर बैठक की जानकारी दी। जो G20 की अध्यक्षता भारत को मिली है, तो G20 के जो कार्यक्रम चल रहे हैं वर्ष भर ये चलने वाले हैं, कौन कौन से कार्यक्रम कहाँ कहाँ होंगे उनके बारे में चर्चा हुई। और G20 के जो देश आएंगे उन सबको जो भी प्रतिनिधि आएंगे उन सब के सामने हम अपने भारत की कैसी तस्वीर जाए, क्योंकि अलग अलग राज्यों में लगभग 200 बैठकें होंगी, 200 कार्यक्रम होंगे और इन 200 कार्यक्रमों में सभी प्रदेशों में ये कार्यक्रम होने वाले हैं। हमारे यहाँ भी गुरुग्राम के अंदर 2 बार करके और 6 दिन के कार्यक्रम होंगे। तो इसमें हमने भी अपनी हरियाणा की जो तैयारी है उसके बारे में सब बताया है कि हमारी 2 दिन की तैयारी अच्छी है, ठीक है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस देश भर में कई योजनाओं पर है, तो साथ ही भारत को विश्व गुरु बनाने को लेकर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री जी का बहुत फोकस ये भी रहा है कि हमने राजनीतिक बातों के साथ साथ अराजनीतिक विषयों पर भी बहुत बार इतने अभियान लिए हैं, इतनी चर्चाएं की हैं। चाहे उसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात होती है, चाहे उसमें पर्यावरण के विषय है, चाहे उसमें मन की बात में बहुत छोटे छोटे विषय उन्होंने साल भर में रखे हैं। अप्रैल में 100वां एपिसोड उनका ये आने वाला है। हर महीने रेगुलर वो इस कार्यक्रम को रखते हैं और बहुत प्रकार के ऐसे सामाजिक समरसता के कार्यक्रम हैं, ये सब भी चर्चा में आए हैं। और हम देश में राजनीतिक परिवर्तन तो आया ही है, 8 साल से हम लोग प्रदेशों में देश में राज कर रहे हैं, लेकिन सामाजिक परिवर्तन की ओर भी एक जो हमारा फोकस है पहले से बना हुआ है उसको भी तेज गति से बनाएं। हम अपने देश की जिसको कहना चाहिए एक विश्व स्तर पर एक ऐसी प्रोग्रेस को देखना चाहते हैं कि विश्व गुरु भारत कैसे बने। इस प्रकार का एक सारा वातावरण बहुत उत्साहजनक वातावरण था। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने पंचायती राज और टेंडरिंग को लेकर भी विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों में फाइल टेबल पर ही रह जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हरियाणा सरकार पंचायती राज्यों को विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने का पूरा अधिकार दे दिया है। सरपंचों का और ये सारा विषय है, टेंडरिंग का विषय है, उसमें मैं बहुत बार स्पष्ट कर चुका हूँ कि हमने इस बार जितनी भी शक्तियाँ सरपंचों की होती हैं उनको, पहले तो बहुत सीमित शक्तियाँ होती थी, उनको पूरा बढ़ा दिया है। और अब इस बार से जो स्थानीय निकायों के जितने भी बजट्स होते हैं, जितने उनके फंड्स होते हैं, पहले उसमें कुछ वो उपयोग करते थे, कुछ प्रदेश उपयोग करता था। प्रदेश में डायरेक्टर सेक्रेटरीज वहाँ तक फाइलें चलती थी और महीनों महीने बड़े कामों के लिए तो सैंक्शन में लग जाते थे। अब जितना पैसा बजट का उनका है निश्चित है, उसके परसेंटेज है, मात्रा है, वो पैसा साल के शुरू में ही तय कर दिया जाएगा कि किस किस क्वार्टर में कितना कितना पैसा भेजना है, उतना हम भेजते रहेंगे। और सरपंच या पंचायत समिति या जिला परिषद उसके एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल वहाँ प्रस्ताव पारित करने के बाद अपने आप देंगे। और जो इंजीनियर विंग है वो उसकी एक निश्चित कैटेगरी के हिसाब से उनकी सीमा तय कर दी गई है कि जैसे जेईज हैं वो 2 लाख रुपए तक तो उसका करेंगे टेक्निकल अप्रूवल, उसका जो एस्टीमेट, और उसके बाद एसडीओज हैं वो 25 लाख तक करेंगे, एक्सियन हैं वो 1 करोड़ तक करेंगे। तो इस प्रकार के सारे ये अप्रूवल उन्हीं को करेंगे, प्रदेश कुछ नहीं करेगा। इसलिए एक प्रकार से वास्तव में जो पंचायती राज की भावना है उसके अनुसार पहली बार हमने ये सारी छूट दी है। अभी कल ही 1100 करोड़ रुपए का जो हमने सैंक्शन किया था वो पैसे सब
उनके बैंक अकाउंट्स में चले गए हैं और जैसे जैसे वो प्रस्ताव पारित करेंगे वैसे वैसे अपना काम आज से वो चालू कर सकेंगे। 31 मार्च तक का हमने किया है, अप्रैल में इसको फिर एक बार दोहराएंगे। मुख्यमंत्री ने अंत्योदय योजनाओं के बारे में भी जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश के हर गरीब जरूरतमंदों को योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। देखिए, हमने अपने पूरे योजनाओं में जो फोकस किया है वो अंत्योदय पर फोकस किया है और अंत्योदय में जो गरीब परिवार होते हैं जिनको बहुत कठिनाई होती है अपने परिवार को एक ठीक ढंग से चलाने में, तो ऐसा हमने जब से परिवार पहचान पत्र के माध्यम से उनको चिन्हित किया है, अब हमें एकदम निश्चित पता लग गया है कि किस लेवल के किस कैटेगरी के कितने लोग हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने अनपढ़ हैं, कितने उसमें नौकरी करते हैं, कितने बेरोजगार हैं, कितने खेती करते हैं, कितने दुकानदार हैं और स्टूडेंट भी हैं तो वो स्टूडेंट भी किस किस स्थान पर किस कॉलेज में कितने पढ़ते हैं, स्कूल में कितने पढ़ते हैं, कितने ड्रॉप आउट्स हैं और इवन जो आगे जो उनके साथ चीज़ें हम बढ़ा रहे हैं, राशन कार्ड जो है उसको भी ऑटोमेटिकली अब जिसकी इनकम 1,80,000 रुपये से नीचे आंकी गई है उनके सबके राशन कार्ड अपने आप बने हैं। हमने इस बार 12 लाख नए राशन कार्ड बनाए हैं। ये भी ठीक है कि कुछ राशन कार्ड कटे भी हैं क्योंकि बहुत वर्षों से इसका रिवीजन नहीं हुआ था। ये 2011 से जो राशन कार्ड चलते हुए आ रहे थे वही चलते हुए आगे बढ़ रहे थे। बहुत शिकायतें थी कि बहुत लोग ऐसे हैं जो उस लेवल से काफ़ी ऊपर गए फिर भी राशन ले रहे हैं, बहुत ऐसे थे जिनको मिलने चाहिए उनको मिलते नहीं हैं। तो एक एक उसको स्टेप में और ये हमने किया है। हाँ, कुछ लोगों की शिकायतें आई हैं, उनको हम 31 जनवरी तक उनको सबको ठीक करेंगे। कोई भी गरीब व्यक्ति है, प्रधानमंत्री जी ने जैसे कोविड के बाद सबसे बड़ा काम यही किया कि लोगों को राशन ये मुफ्त में दिया, बल्कि डबल राशन पहुंचा। जो पहले से पीडीएस की दुकानों से मिलता वो तो था ही, 5 किलो पर व्यक्ति राशन अतिरिक्त भी दिया गया और पूरी दुनिया में, बल्कि आज भी इसका उल्लेख G20 की बैठकों के अंदर ये जो रखा हुआ है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मार्गदर्शन में प्रदेश के नागरिकों का चहुमुखी विकास हो रहा है। प्रदेश के हर एक गरीब जरूरतमंद नागरिकों को सभी योजनाओं का लाभ मिल रहा है और जरूरतमंद खुशहाल और समृद्ध होते जा रहे हैं। जनता टीवी के लिए दिल्ली से स्पर्श शर्मा की रिपोर्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में अमृत सरोवर योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत मनोहर सरकार ने प्रदेश में युद्ध स्तर पर तालाबों का सौंदर्यीकरण करने का फैसला लिया है। ग्राफिक्स के जरिए समझेंगे। प्रदेश में युद्ध स्तर पर हो रहा तालाबों का सौंदर्यीकरण, तालाबों के कायाकल्प के लिए लगातार मनोहर सरकार कई फैसले ले रही है। तो वहीं तालाबों के 800 करोड़ बजट को अलॉट किया गया है। वहीं अप्रैल 2023 से शेष 8,000 तालाबों पर यह कार्य शुरू किया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश में नागरिकों की सुरक्षा के लिए कई बड़े और कड़े फैसले लिए जा रहे हैं, ताकि प्रदेश में नागरिकों को कोई भी दिक्कत का सामना न करना पड़े। इसी कड़ी में मनोहर सरकार ने नागरिकों से आग्रह किया है कि सड़क सुरक्षा में सहयोग करें। सड़क सुरक्षा को लेकर मनोहर सरकार लगातार कई बड़े पहल कर रही है। तो वहीं वाहनों को हमेशा हेलमेट पहनकर और सीट बेल्ट लगाकर चलाने की हिदायत दी जा रही है। आपको बता दें कि सड़क पर चल रहे जुगाड़ वाहनों को जब्त करने का भी निर्देश दिया गया है। मनोहर सरकार लगातार प्रदेश हित में कई बड़े और नेक पहल कर रही है। इसके साथ ही हरियाणा की मनोहर सरकार ने प्रदेश के हित में एक और फैसला लिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश में KG to PG मॉडल के स्किल इनोवेटिव स्कूल खोले जाने का फैसला लिया गया है। ग्राफिक्स के जरिए समझेंगे। प्रदेश में खोले जाएंगे KG to PG मॉडल के स्किल एजुकेशन के प्रति रुझान बढ़ेगा। स्कूलों को श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय संचालित करेगा। हरियाणा की मनोहर सरकार प्रदेश के किसानों के हित में कई कदम उठा रही है, ताकि प्रदेश का किसान समृद्ध हो सके। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए मेरा पानी मेरी विरासत योजना शुरू की है। इसके तहत कई पहल प्रदेश सरकार ने की है, जिसमें से एक है सूक्ष्म सिंचाई योजना। इस योजना के अंतर्गत किसानों को हर खेत तक पानी पहुंचाना सरकार का मकसद है। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा प्रदेश मेहनतकश भूमि पुत्रों की वो धरती जिस पर वो अपनी कड़ी मेहनत से भरपूर अन्न उपजाते हैं। कृषि प्रधान प्रदेश होने के नाते हरियाणा प्रदेश का अपना ही माने, लेकिन इन बीते दशकों में प्रदेश के कृषकों को खेती बाड़ी के काम में कई तरह की समस्याएं भी झेलनी पड़ी।
इसमें फसलों की सिंचाई सबसे ज्यादा परेशानी का कारण रहा। भौगोलिक दृष्टिकोण से हरियाणा प्रदेश में प्राकृतिक जल संसाधन के स्रोत सीमित है। प्रदेश के किसानों को लंबे समय तक सिंचाई के लिए भूजल स्तर में सुधार लाना और कृषि के उपयोग में लाई जाने वाली पर्याप्त जलापूर्ति करना सरकार के लिए अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन जो बीड़ा मनोहर सरकार ने उठाया उसे पूरा किया जाना भी बेहद जरूरी था। लिहाजा सरकार ने इन वर्षों में कुछ ऐसे बड़े एक्सपेरिमेंट्स किए जो अब तक देश में किसी भी राज्य में नहीं आजमाए गए थे। हरियाणा सरकार ने मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत सूक्ष्म सिंचाई परियोजना को धरातल पर उतारा ताकि प्रदेश के किसानों को किसी तरह की कोई दिक्कत न आए। खेती बाड़ी में नहरी या ट्यूबवेल के जरिए परंपरागत फ्लड इरिगेशन सिस्टम की तुलना में सूक्ष्म सिंचाई परियोजना किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। दरअसल फ्लड इरिगेशन सिस्टम से जहां एक और भूजल का अत्यधिक दोहन होता है, वहीं पानी की खपत भी अधिक रहती है। भविष्य में जल संसाधनों की आवश्यकता को देखते हुए सूक्ष्म सिंचाई परियोजना हरियाणा सरकार की दूरदर्शी सोच और सिंचाई प्रबंधन की एक बेहतरीन विधि साबित हो रही है। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली में कम पानी से अधिक क्षेत्र की सिंचाई की जाती है। इस प्रणाली में पानी को पाइपलाइन के जरिए जल स्रोत से खेत तक पानी पहुंचाया जाता है। सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली अपनाकर 30 से 40% तक पानी की बचत होती है। इस प्रणाली से सिंचाई करने पर फसलों की गुणवत्ता, उत्पादकता में भी सुधार होता है। सरकार भी प्रति बूंद अधिक फसल मिशन के तहत फव्वारा व टपका सिंचाई विधि को बढ़ावा दे रही है। हरियाणा सरकार किसानों को हर एक बुनियादी ढांचे मुहैया कराती है। पाइपलाइन बिछाना, भंडारण टैंकों का निर्माण और सोलर पंप निःशुल्क मुहैया कराना। 95% तक सब्सिडी, खेतों में ड्रिप और स्प्रिंकलर सूक्ष्म सिंचाई यंत्र भी उपलब्ध। सिंचाई परियोजना की रखरखाव और साफ सफाई के काम के लिए विभाग को सरकार की तरफ से मनरेगा मजदूर मिलते हैं। वो साफ सफाई का काम समय समय पर करते रहते हैं। प्रदेश के किसान इन परियोजनाओं से खुशहाल हैं, क्योंकि हर क्षेत्र में नहरों का पानी हर खेत तक पहुंच रहा है। पानी की कहीं पर कोई कमी नहीं रहती। ज्यादा पानी की आवश्यकता धान की फसल में होती है, इसके लिए भी सरकार हर तरह की सुविधा प्रदान कर रही है। हरियाणा की मनोहर सरकार के इस दूरगामी सोच से प्रदेश के खेतों में नहर का पानी वक्त पर पहुंच जाता है। समय समय पर विभाग की ओर से साफ सफाई करवाई जाती है। कहीं पर कोई मेंटेनेंस का काम करना हो तो उसका भी काम विभाग के द्वारा समय समय पर किया जाता है। सरकार की सिंचाई परियोजना के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए प्रदेश में किसानों को जागरूकता शिविरों का भी आयोजन किया गया, ताकि किसानों को उसकी महत्ता और इससे होने वाले फायदों के बारे में जागरूक किया जा सके। कृषि में सूक्ष्म सिंचाई परियोजना की विधि अपनाने वाले किसान इससे संतुष्ट हैं, क्योंकि इस विधि के जरिए जरूरत के मुताबिक पानी की सिंचाई के प्रयोग में लाना मुमकिन हो पाया है। जबकि पहले फ्लड इरिगेशन की विधि से बहुत सा पानी बर्बाद हो जाया करता था और इसी भूजल दोहन की वजह से जल स्तर में भारी गिरावट दर्ज की गई थी। हरियाणा सरकार के इस तरह के प्रयासों का ही नतीजा है कि आज कुशल जल प्रबंधन से सिंचाई के लिए पर्याप्त जल की बेहतर व्यवस्था हो पाई है। हरियाणा प्रदेश भौगोलिक दृष्टि से शुष्क और कम जल की उपलब्धता वाले प्रदेशों में गिना जाता है, जहां इन वर्षों में मनोहर सरकार ने भूजल दोहन को नियंत्रित कर जलस्तर बढ़ाने, वर्षा जल को बचाने, खेती में सिंचाई के पुराने परंपरागत तरीकों के स्थान पर सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को प्रचलित करने, किसानों को कम पानी वाली फसल बोने के लिए प्रेरित करने के साथ साथ नहरों के टेल तक पानी पहुंचाने और मानसून में नदियों के अतिरिक्त जल को भी प्रयोग में लाने जैसे अनेक सार्थक प्रयास किए हैं, जो हरियाणा सरकार की कुशल प्रबंधकीय व्यवस्था और उसकी सार्थक होती दूरगामी सोच को परिभाषित करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में प्रदेश का कोना कोना विकसित हो रहा है और हरियाणा प्रदेश के नागरिक सफलता और कुशलता की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। विकास की इस दिशा में हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें 2 अहम फैसलों पर मुहर लगी है। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा की मनोहर सरकार प्रदेश को विकसित करने के लिए कई पहल कर रही है, जिसे लेकर समय समय पर बैठकों के जरिए रणनीति पर चर्चा की जाती रही और फिर हरियाणा के हित में तमाम फैसले लिए जाते हैं।
इसी कड़ी में हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक आयोजित की गई, जहां शिक्षा से जुड़े 2 अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। मनोहर सरकार ने हरियाणा की बेटियों के लिए इस बैठक में अहम फैसला लिया है और इसी फैसले के तहत अब छात्राओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाएगी। इस मनोहर योजना को रानी लक्ष्मीबाई के नाम से शुरू किया जाएगा, जिस पर 4 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का खर्च आएगा। हमारे सरकारी स्कूलों में जो छात्राएं हैं उनको सेल्फ डिफेंस की शास्त्रांग जो है ना ट्रेनिंग के लिए हमने 4000 स्कूलों में करीब 12,000 प्रति स्कूल के हिसाब से हमारा एक ट्रेनिंग का प्रोग्राम फाइनल हुआ है, जिसमें करीब 4.7 करोड़ के आसपास खर्चा आएगा। तो ये दोनों प्रोग्राम हरियाणा सरकार की एक अनूठी पहल है, जिसमें बच्चियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाएगी और जो टेक्निक से संबंधित बच्चे हैं उनको और ज़्यादा रुचि पैदा हो तो रोबोटिक्स की ट्रेनिंग हम सारे सरकारी स्कूलों में लेके आए। सेल्फ डिफेंस में करीब 12 ऐसी विधाएं हैं, जैसे कुंग फू है, शस्त्रांग है और मार्शल आर्ट्स की बहुत सारी विधाएं हैं, जिसमें अलग अलग स्कूलों में 75 घंटे का ये प्रोग्राम होगा। रानी लक्ष्मीबाई स्कीम के नाम से ये सरकार की योजना है। इसमें बच्चियों को सेल्फ डिफेंस के लिए प्रेरित किया जाएगा और उन्होंने इसमें पारंगत किया जाए, ताकि कभी अगर उनको ज़रूरत पड़ती है तो सेल्फ डिफेंस में वो एक अच्छा काम कर सकें। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल की दूरगामी सोच से शिक्षा के स्तर को और बेहतर करने का काम किया जा रहा है, ताकि प्रदेश के युवाओं का भविष्य उज्जवल हो सके। इसी को ध्यान में रखते हुए हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया गया और इसी के तहत हरियाणा के 266 सरकारी स्कूलों में रोबोटिक्स की ट्रेनिंग देने का मनोहर फैसला लिया गया है, जिसमें करीब 2.25 करोड़ रुपए का खर्च किया जाना है। साथ ही इसके लिए स्कूलों में ट्रेनिंग लैब भी बनाए जाएंगे। 266 स्कूलों में हम बच्चों को AI की तकनीक्स के माध्यम से रोबोटिक्स की ट्रेनिंग का एक प्रोग्राम यहाँ पे लेके आए हैं। 1,75 करोड़ का टोटल हमारा ये स्कीम है, जिसमें 266 स्कूलों में हम रोबोटिक्स की ट्रेनिंग हमारे सरकारी स्कूलों के बच्चों को देंगे। एक तो ये एजेंडा अप्रूव हुआ है। जो हमारी सरकारी स्कूलों में है, बच्चों की ट्रेनिंग लैब्स बनाई जाएंगी और वहीं पे स्कूलों में ये ट्रेनिंग उनको दिलाई जाएगी, जहाँ पे वो उस तरह से रोबोटिक्स की ट्रेनिंग भी लेंगे और उनके सारे गतिविधियों से अवगत भी होंगे और आगे बढ़ के कैसे काम किया जा सकता है उसमें उन्हें रुचि पैदा होगी। हरियाणा की वर्तमान सरकार शिक्षा को बढ़ावा देने और उसके बेहतरी के लिए कई योजनाओं पर काम कर रही है, ताकि प्रदेश उन्नति की राह पर आगे बढ़ सके। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कई सफल कदम आगे बढ़ाए हैं, जिससे प्रदेश की बेटियां हर क्षेत्र में सफलता का परचम लहरा सके। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इस दौरान रेणु भाटिया ने महिलाओं के अधिकारों को लेकर क्या कुछ कहा है, आइए सुनवाते हैं। हरियाणा महिला आयोग में किस तरह से कितने मामले पिछले 1 साल में आए हैं और राज्य का महिला आयोग किस तरह से काम कर रहे हैं, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ राज्य की महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया मौजूद है। मैम, आज आपके कार्यकाल का भी 1 साल पूरा हुआ है और राज्य का महिला आयोग किस तरह से काम कर रहा है और खासतौर पर क्या किस तरह से देखती है आप, किस तरह की समस्याएं ज़्यादा रहती है आयोग के सामने? देखिए पवन जी, हमने प्रयास किया है पूरे 1 साल में कि हम ज़्यादा से ज़्यादा केसेस को सॉल्व करें, अधिक से अधिक महिलाओं की समस्याओं को सॉल्व करें और इस वर्ष में लगभग हमारे पास 2240-45 के करीब केसेस आए हैं, जिनमें से हमने 1700 के करीब केसेस सॉल्व किए हैं और 600-700 केसेस पेंडिंग हैं। वो क्योंकि वो कोर्ट से रिलेटेड हैं या लोगों ने समय मांगा या कई बार पैचअप हम कराना चाहते हैं तो लोग इमीडिएट रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते, तो इस तरह के केसेस पेंडिंग हैं। और हमारा पूरे वर्ष में प्रयास रहा कि केसेस तो हमारी जिम्मेवारी है ही, उसके अतिरिक्त हमारा प्रयास रहा कि जिस तरह के केसेस आए हैं वो प्रॉब्लम्स ना हो, उसको रोकने के लिए हम आयोग क्या कर सकते हैं। तो उसमें हमने ये देखा, नॉर्मली डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस आते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स के आते हैं, लीगल एडवाइस प्रॉपर नहीं होती, तो इसके लिए हमने जो है बिल्कुल बेसिक स्तर से एक स्कीम स्टार्ट की कि हम 22 के 22 ज़िलों में हरियाणा के हर
कोशिश करेंगे मैक्सिमम स्कूल्स, मैक्सिमम कॉलेज, मैक्सिमम वर्किंग प्लेसेस, हॉस्पिटल्स, जहाँ पे भी महिलाएं कार्यरत हैं वो स्थान, इंडस्ट्रीज, ये हम कवर करेंगे और वहाँ जाकर उन महिलाओं को उनके कानून के बारे में, उनके अधिकारों के बारे में बताएंगे और उनके फ़र्ज़ के बारे में भी बताएंगे, जो नैतिक बात होगी। इसी तरह से हम स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं तो हम गर्ल्स को बेसिक बातें बताते हैं कि आजकल साइबर क्राइम किस तरह से आपको ट्रैप कर रहा है, या आपको लीगल नॉलेज नहीं होती तो आप कैसे फंस जाते हैं, और अगर आप कहीं पर हरासमेंट एट वर्क प्लेस आपकी है तो विच इज़ द फर्स्ट स्टेप यू हैव टू टेक। सो मुझे ऐसे लगता है कि भले ही हमारा कार्यकाल 2-3 वर्षों का होता है, बट अगर हम ऐसा कुछ स्टार्ट करते हैं तो धीरे धीरे 2, 4, 5, 10 सालों में ये एक ऐसा फॉर्म ले लेगा कि बेसिक बच्चे को भी बड़े होते होते तक अपने अधिकारों का भी पता होगा और अपने प्रिवेंशंस का भी पता होगा, क्योंकि वही 7वीं 8वीं की गर्ल्स जब बड़ी होती हैं, स्कूल छोड़ती हैं और कॉलेज जाती हैं, उस टाइम उनको क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने हैं, या जॉब करती हैं तो क्या ध्यान में रखना है, तो वो उनको पहले से ही पता होगा। जी मैम, आप राज्य के महिला आयोग में काम कर रही हैं बतौर चेयरपर्सन। आप महिलाओं की समस्याएं सुनती है, आप उनके अधिकारों को लेकर उनके बीच जाकर जागरूक करने के लिए आपने कार्यक्रम शुरू किए हैं, लेकिन राज्य की जो सरकार है वो महिलाओं के लिए जितना काम कर रही है, जिस तरह की सुविधाएं या जिस तरह के महिलाओं के अधिकारों को लेकर राज्य की सरकार को काम करना चाहिए, वो काम आप मानते समझते हैं कि हो रहा है? देखिए, सरकार के अपने मेजर्स हैं काम करने के, उनका अलग तरीका है, और मुझे नहीं लगता कि सरकार कहीं पर भी महिलाओं के सुख सुविधाओं में या उनके किसी भी कार्य में, उनकी स्कीम्स में कहीं पर छूट कर रही है। लेकिन आयोग का अपना अलग एक सिस्टम है, दायरा अलग है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जैसे नई सरपंच बहनें बनी हैं, हमारा एक नेक्स्ट इसमें मंथ से प्लान स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें हम सरपंच बहनों को उनके अधिकारों का और उनके द्वारा किए जा रहे कार्यक्रमों को बताएंगे कि लीगल कैसे रहना है, क्योंकि जिस तरह से हमारे पास केसेस आते हैं, इस तरह से सरपंचों के पास, पार्षदों के पास, इन सब के पास आते हैं। तो हमारा प्रयास ये है कि हम आने वाले समय में 4-4 ज़िलों को लेकर महिला पार्षदों को जो है हम थोड़ा सा लीगल नॉलेज दें। हमारे साथ राज्य की महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया थी, जो ये कह रही हैं कि प्रदेश में जो महिला आयोग है उसके पास करीब 2245 शिकायतें जो हैं वो आई हैं, जिनमें से 1700 से भी ज़्यादा शिकायतों का समाधान हुआ है। और इसके साथ साथ उनका ये कहना है कि प्रदेश सरकार भी अपने स्तर पर महिलाओं के लिए काम कर रही है, लेकिन खासतौर पर जो रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जो सेल्फ डिफेंस के लिए छात्राओं को जो ट्रेनिंग देने का सरकार ने फैसला किया है वो काफ़ी सराहनीय है, क्योंकि इससे जो बेटियाँ हैं उनमें जो वो एक तरह से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और वो अपने जिस क्षेत्र में वो काम करना चाहती है वहां आगे बढ़ने के लिए उनको एक तरह से प्रेरणा भी मिलेगी। वीडियो जर्नलिस्ट रवि के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, पंचकुला। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आज के सवाल का विजेता कौन है। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं और सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं। जानते हैं कि कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, हरियाणा में कन्यादान योजना की शुरुआत कब की गई थी? इसका सही जवाब है ए, 2023। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं गुरुग्राम से विकास उपाध्याय। विकास, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आज के इस सवाल में क्या कुछ है। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं और सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए नजर डालते हैं आज के सवाल पर। पराली प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत सरकार किसानों को प्रति एकड़ कितनी प्रोत्साहन राशि प्रदान कर रही है? ए, 1500 रुपए, बी, 4000 रुपए, सी, 2000 रुपए, डी, 1000 रुपए। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो
तो जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।